हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यू हमारी सीरीज चली रही है। रोज़ाना एक क्लास हो ही जाती है और आप हमारे साथ जुड़िए, बने रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। ठीक है, हमें बहुत खुशी होगी अगर आपका सिलेक्शन होगा, तो बहुत खुशी हो जाएगी हमें भी, क्योंकि हमसे आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि आप यहाँ पढ़े, उसके बाद सिलेक्शन हुआ आपका। देखिए, आप कहीं भी पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा तो जब भी हमें भी खुशी होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो शुरू करें बिना किसी देरी के, अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, इससे पहले गुप्त वंश चल रहा था यहाँ पे, और गुप्त वंश को लेकर के हमने बात करी थी। गुप्त वंश के शासकों के विषय में हमने बात करी थी पिछली क्लास में, कि कौन कौन से क्रम से शासक आए, शासकों को लेकर के बात करी। गुप्त वंश की समाप्ति के बाद, जब गुप्त वंश की समाप्ति होती है, कब होती है गुप्त वंश की समाप्ति, यानी गुप्त काल की समाप्ति जो होती है वो कब होती है? देखिए, गुप्त काल की जो समाप्ति होती है वो होती है 550 एडी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ 550 एडी के बाद गुप्त काल पूरी तरीके से पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। गुप्त काल की समाप्ति के बाद भारत में अनेक नए राज्यों का उदय हुआ। कौन कौन से हुए? देखिए, ये पूरा भारतीय वाला क्षेत्र है, ये वाला मैं इनको बता देता हूँ। देखिए, ये पूरा क्षेत्र है, ये भारत का जो पूरा नक्शा आप देख सकते हैं। ये इस समय जो आपको देखिए पूरा साम्राज्य दिखाई दे रहा है, ये जो है हर्षवर्धन के काल का है। जब हर्ष गद्दी पर बैठा, शासक बना, उस समय का शासनकाल है ये। हर्ष के समय का शासनकाल है ये, पूरे का पूरा आपको दिख रहा होगा। लेकिन 550 के बाद जब गुप्त काल की समाप्ति हुई, तो उसके बाद अनेक राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, अनेक राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, कौन कौन से अनेक राज्य हुए? तो देखिए, इनकी बात करें तो देखिए आप इसको देखिए, मैं एक तरह एक नक्शा बना देता हूं। ठीक है, ये भारत का नक्शा है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से लगा भी होगा ये। देखिए, जब गुप्त काल की समाप्ति हुई, तो उसके बाद भारत में कई छोटे छोटे शासक उभर करके सामने आए। कौन कौन से? देखिए, यहाँ पर जो शासक था, इस यहाँ पर ये पूरा वल्लभी वाला क्षेत्र था। ठीक है, वल्लभी। यहाँ पर आपको देखेंगे पंजाब में हूण थे। कौन थे जी? पंजाब में हूण, पंजाब वाले क्षेत्र में हूण थे। ठीक है, यहाँ पर पड़ता स्थानेश्वर, यहाँ पर पुष्यभूति थे, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, पुष्यभूति थे। यहीं पर पड़ता आपका एक कन्नौज। ठीक है, यहाँ पर कन्नौज में, ठीक है, मौखरी वंश था। और इधर आप देखेंगे मगध में, यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए मगध वाला क्षेत्र है ये। यहाँ से आप इसको हटा लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो था ये पूरा पाटलिपुत्र, यहाँ पर गुप्त थे यानी उत्तर गुप्त। और यहाँ पर जो था मालवा में, ठीक है, यशोधर्मन वंश। और इसी के बराबर में एक और था जिसे हम कहते हैं उत्तर गुप्त में, ये भी मालवा में ही था। तो क्रम से कुछ वंश आए उभर करके, मैं इनका नाम लिख देता हूं जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए ये जो वंश था इसे कहते हैं पंजाब के हूण वंश। क्या कहते हैं जी? पंजाब का हूण वंश।
पंजाब का हूण वंश, ठीक है। ये था स्थानेश्वर का का पुष्यभूति वंश, ठीक है। और ये जो था कन्नौज का मोखरी वंश, ठीक है। ये कन्नौज का मोखरी वंश, ठीक है। कन्नौज का मोखरी वंश। और देखिए ये जो थे ये यहाँ पर मालवा, व मगध में मगध का उत्तरगुप्त, मतलब वंश चला था यहाँ पर, उत्तरगुप्तों का काल था। मालवा और मगध का उत्तरगुप्त का काल था। ये था मालवा में ही, ठीक है। ये मालवा में ही थे, मालवा का, ठीक है, यशोधर्मन वंश, यशोधर्मन इस वंश का संस्थापक था। और उसके बाद देखिए ये जो था ये वल्लभी का मित्रक वंश, वल्लभी गुजरात में ये था मित्रक वंश। यानी गुप्त काल की समाप्ति के बाद भारत में अनेक राज्य उदित हुए, जिनमें से देखिए बात करें तो पंजाब में हूण थे, हूण वंशों का शासन था, पंजाब में हूण थे, क्योंकि हूण वंश का शासनकाल मैंने बताया था कि हूणों ने आक्रमण किया था और हूणों को पराजित करने के लिए भेजा भी गया था, ठीक है। वहां पे मैंने बात भी करी थी गुप्त काल के अंतर्गत, गुप्त काल में मैंने बताया भी था कि हूणों ने इसके शासनकाल में, यानी गुप्तों के शासनकाल में ही इन्होंने आक्रमण किया। इसके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, यही पुष्यभूति जो वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। स्थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र यानी अंबाला में ये पड़ता है स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। यहाँ पे पुष्यभूति आया था या वर्धन वंश के नाम से इसे हम जानते हैं। कन्नौज का मोखरी वंश, ये वही मोखरी थे, ठीक है, यहाँ का शासक था, ठीक है। भट्टारक यहाँ का शासक था, लेकिन क्या होता है कि यहाँ का जो शासक था देवगुप्त के द्वारा जो वल्लभी का मैत्रक वंश होता है, इसका एक शासक था, ठीक है, गृह वर्मा, उसको कन्नौज का मोखरी वंश का शासक था, नाम था इसका गृह वर्मा, ठीक है। गृह वर्मा, हरिवर्मा इसका संस्थापक होता है, लेकिन गृह वर्मा इसका शासक होता है, जिसका विवाह किसके साथ होता है, राजश्री के साथ विवाह होता है। राजश्री कौन होती है, हर्ष की बहन होती है। और मालवा तथा मगध में आते हैं उत्तरगुप्त, और उत्तरगुप्त की बात करें तो भट्टारक इसका संस्थापक होता है। और इस वंश का एक शासक होता है जिसका नाम होता है देवगुप्त, और देवगुप्त के द्वारा पराजित किया जाता है गृह वर्मा को, उसकी हत्या कर दी जाती है, और धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। राज्यवर्धन जो हर्ष का बड़ा भाई होता है, अभी सब कुछ बताऊंगा। मालवा में होता है यशोधर्मन। गुप्त वंश के पतन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी वंश का था तो उसका नाम होता है यशोधर्मन। यशोधर्मन मालवा का शासक था, मालवा में एक वंश चलाया था इसने, यशोधर्मन वंश, और इस वंश का संस्थापक था, और गुप्तों की शक्ति को पतन करने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। उसके बाद वल्लभी का मैत्रक वंश, ये भी आता है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से क्रम से छोटे छोटे शासक आए, लास्ट में जाकर के धीरे धीरे वंश पे कब्जा कर लिया जाता है। यानी कन्नौज में देखिए, कन्नौज पे पहले अधिकार कर लिया जाता है गुप्तों का, यानी उत्तर गुप्तों का अधिकार हो जाता है, बाद में जाकर के कन्नौज पर अधिकार हो जाता है हर्ष का, ठीक है। हर्ष का अधिकार हो जाता है, और यह एक पूरा का पूरा साम्राज्य आप इधर देख सकते हो, ये पूरा एक निर्माण होता है जिसे कहते हैं हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है। चलिए, ये तो थे छोटे छोटे शासक जो भर करके सामने आए, क्रम से कौन कौन से शासक आए।
ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में। वर्धन वंश, देखिए वर्धन वंश की बात करें तो पहले इस वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, पहले जानकारी के स्रोत देख लेते हैं कि जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत देखिए, जानकारी के स्रोत की बात करें तो देखिए वर्धन वंश की जानकारी के 3 प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, एक है पुरातात्विक, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्री। ठीक है, 3 प्रमुख स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो देखिए इसमें कुछ सिक्के आते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के काल के सिक्के, हर्ष के प्रमुख सिक्के, हर्षकालीन सिक्के। ठीक है, हर्ष के प्रमुख सिक्के आते हैं जो कहाँ से प्राप्त हुए थे अभी बताएंगे इसमें। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख ग्रंथ, इनमें प्रमुख आता है। ठीक है, पुस्तकें और ग्रंथ। ठीक है, पुस्तकें और ग्रंथ। और विदेशी यात्रियों की बात करें तो देखिए इसमें एक यात्री आया था जिसका नाम था हुएंग। ठीक है, कौन आया था? हुएंग। हुएंग या हुएनसान। ठीक है, हुएनसान भारत आया और इसके विवरण से भी हमें पता चलता है इसके बारे में, पुष्यभूति के बारे में। और हुएंग जो भारत आया था ये हर्ष के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में देखिए सबसे पहले सिक्का आते हैं तो सिक्के देखिए कहाँ से प्राप्त हुए थे। देखिए हर्षकालीन जो प्रमुख सिक्के प्राप्त हुए थे इनके अगर विषय में बात करें तो ये जो प्राप्त हुए थे, एक तो हुए थे ये नालंदा से, नालंदा और सोनीपत। कहाँ से जी? नालंदा और सोनीपत से कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे और ये जो थे ये तांबे सिक्के थे, ताम्र सिक्के थे, ये प्राप्त हुए थे हमें नालंदा और सोनीपत से। और इनमें हर्ष के प्रमुख जानकारी मिलती है। सामान्यतः देखा जाए तो वर्धन वंश के काल में सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर एक व्यवस्था चलती थी जिसे कहते थे हम सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था का प्रचलन था, सामंती व्यवस्था का प्रचलन था तो इस कारण यहाँ पर, ठीक है, सामंती व्यवस्था का प्रचलन था। ठीक है, सामंती व्यवस्था का प्रचलन था यहाँ पे, और सामंती व्यवस्था का प्रचलन होने के कारण यहाँ पर मुद्राओं का ज़्यादा प्रकाशित नहीं किया गया था। ठीक, यहीं पर है ना, कहीं जाना मत। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक दे दीजिए हमें थोड़ा सा।
ठीक है, देखिए नालंदा और सोनीपत से प्रमुख सिक्के प्राप्त हुए थे। देखिए सोनीपत के सिक्कों की बात करें तो देखिए तांबे के सिक्के थे। हर्ष के शासनकाल में तांबे के सिक्कों का प्रचलन था, तांबे के सिक्के थे। और इन सिक्कों पर यानी जो सोनीपत से जो सिक्के प्राप्त हुए थे, अगर पूछा जाए क्वेश्चन की हर्ष की मुद्राओं में यानी वह कहाँ से प्राप्त हुई है, जहाँ पर शिव और उस शिव के वाहन नंदी का प्रमुख चित्र अंकित है। देखिए ये जो सोनीपत से जो प्राप्त हुई थी मुद्राएं, इन सोनीपत की मुद्राओं पर भगवान शिव के जो वाहन की बात करते हैं नंदी की, तो नंदी की आकृति यानी बैल की एक आकृति पाई जाती है, नंदी की आकृति पाई जाती है, शिव की आकृति पाई जाती है, जो सोनीपत से मुद्राएं प्राप्त हुई थी। वहीं नालंदा से जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी शिव की हर्ष के शासनकाल की, तो इन पर सार्वभौम, ठीक है, सार्वभौम, सार्वभौम, माहेश्वर, महेश्वर और महाराज अधिराज, ठीक है, महाराज धीराज, ठीक है, महाराज अधिराज जैसी उपाधियां इस पे अंकित ही हैं। जो नालंदा से जो तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई थी, हर्ष के शासनकाल की जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी तांबे की, उन पर जो अंकन मिलता है, शब्दों का अंकन मिलता है, श्रीहर्ष नाम का भी इस पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, हर्ष का नाम श्रीहर्ष नाम का भी उल्लेख मिलता है और इस पर सार्वभौम, महेश्वर और महाराज अधिराज की उपाधि का इसमें हमें वर्णन मिलता है कि हर्ष ने इस प्रकार की कुछ उपाधियां धारण करी थी। वहीं देखिए साहित्यिक स्रोतों की अगर बात करी जाए तो साहित्यिक स्रोतों में प्रमुख पुस्तकें आती हैं। कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं, चलिए बात करें कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं। देखिए ये चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद देख लेना आप। देखिए जो प्रमुख पुस्तकें आती हैं, पुस्तकें तो पहला आता है इसमें हर्षचरित। क्या आता है, हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित। हम ग्रंथों की बात कर रहे हैं, साहित्यिक स्रोतों की बात करें, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, कौन से हैं जी साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पहला आता है इसमें हर्षचरित, हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित। इसके लेखक की बात करें तो इसका लेखक है बाणभट्ट। हर्षचरित का लेखक कौन है, बाणभट्ट। ये 8 भागों में लिखी गई थी, यानी 8 इसमें अध्याय थे। कितने अध्याय थे जी, हर्षचरित की बात करें तो इसका लेखक था बाणभट्ट। ये 8 भागों में रचित थी, यानी 8 इसमें प्रमुख अध्याय थे। पहले 3 की बात करें तो पहले 3 में यानी 8 भागों में पहले 3 जो भाग थे, यानी पहले 3 जो अध्याय थे, इनमें हर्ष के जो बाणभट्ट था इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। यानी पहले 3 जो थे प्रमुख 3, उनमें उन 3 पहले भागों में बाणभट्ट की आत्मकथा का उल्लेख मिलता है, जबकि 5 प्रमुख भाग जो थे, अगले जो 5 अध्याय थे, उनमें प्रमुख जो हर्ष के बारे में उल्लेख मिलता है। हर्ष के जीवन पर प्रकाश डाला गया है इसमें, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन इसका, ठीक है, बाल्यकाल कैसा था, राज्याभिषेक कैसे हुआ, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राज्याभिषेक, और हर्ष की प्रमुख विजयों का इसमें उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, और बाकी 3 में देखिए इसमें पहले, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो पहले 3 में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक है। और बाकी के जो 3 थे, ठीक है, बाकी जो 5 थे, सॉरी बाकी के 5, ठीक है, 5 भागों में बाकी के 5 भाग जो थे, बाकी के 5 भागों में हर्ष ने, सॉरी बाणभट्ट ने हर्ष के जीवन पर प्रकाश डाला है। ठीक है, यानी राज्याभिषेक कैसे हुआ, राज्याभिषेक, ठीक है, बचपन कैसे हुआ गुजरा था इनका, उस पर प्रकाश डाला है। ठीक है, राज्याभिषेक कैसे हुआ था, और प्रमुख विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है, जो विजय अभियान हुए थे, ठीक है, उन विजय अभियानों का इसमें उल्लेख मिलता है। हर्ष के प्रमुख विजय अभियान
उन विजय अभियानों का भी उल्लेख मिलता है किसमें, हर्षचरित्र में। हर्षचरित्र में 8 अध्याय थे, 8, ठीक है, 8 अध्याय में इसको लिखा गया था, जिसमें से पहले 3 अध्यायों के बारे में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपने बारे में लिखा था। उसके बाद जो बाकी के 5 भाग थे उसमें हर्ष के प्रमुख जीवन पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। दूसरी जो पुस्तक आती है हमारी, दूसरी पुस्तक, उसका नाम है कादम्बरी, ठीक है। क्या नाम है? दूसरी पुस्तक की बात करें तो दूसरी जो आती है, दूसरी आती है कादम्बरी। कादम्बरी, कादम्बरी। इसके भी लेखक कौन थे? इसके लेखक थे, नाम था इनका बाणभट्ट, ठीक है। इसके भी लेखक बाणभट्ट थे, ठीक है। और ये हर्ष के जीवन पर ही आधारित पुस्तक है। इसमें हर्ष की सामाजिक और आर्थिक दशा का उल्लेख किया गया है। किसका? सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। किसका जी? सामाजिक आर्थिक दशा का इसमें उल्लेख किया गया है। सामाजिक, मैं लिख देता हूं यहां पे, हर्ष के समय की सामाजिक, ठीक है, वह आर्थिक, धार्मिक दशा का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है किसमें? तो कादम्बरी में। इसके अलावा देखिए एक पुस्तक और है, आर्य श्री मंजू मूलकल्प, ठीक है। तीसरे की बात करें तो वो आती है आर्य मंजू श्री मूलकल्प। कौन सी है जी? आर्य श्री मंजू मूलकल्प। आर्य मंजू श्री मूलकल्प, ठीक है। आर्य मंजू श्री मूलकल्प एक रचना है, ठीक है। और ये बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना, बौद्ध ग्रंथ है, प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। क्या है जी? प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है, ये प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। इसमें जो जानकारी मिलती है हमें वो 7वीं शताब्दी से लेकर के, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं BC से लेकर के, यानी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8 AD यानी 8वीं AD तक हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी पूरे शासन काल की बात करें तो 7 ईसा पूर्व से, यानी 7वीं ईसा पूर्व से लेकर के 8वीं AD तक की हमें इसमें जानकारी मिलती है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म का पूरा समावेश इसके अंतर्गत किया गया है। क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ से ये प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई प्रमुख घटना का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध गए, क्योंकि आप देखेंगे, अब ये आप देखेंगे आगे चल करके कि जो हर्ष था, हर्ष जो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ये पहले शैव धर्म के अनुयायी होते हैं, बाद में जाकर के जब ह्वेंसांग भारत आता है तो उसके प्रभाव, उससे प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं और बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा संरक्षण भी देते हैं। इसी के लेकर के बौद्ध धर्म के संरक्षण को लेकर के ये सभाओं का आयोजन करते हैं। एक सभा कन्नौज में, कहाँ पर होती है? कन्नौज में होती है, ठीक है। एक सभा कन्नौज में होती है, कन्नौज की एक बहुत महत्वपूर्ण सभा होती है। एक सभा कहाँ होती है? प्रयाग में एक सभा, दूसरी सभा प्रयाग में आयोजित की जाती है। तो प्रमुख सभाओं का इसमें आयोजन किया जाता है, उसमें अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बौद्ध ग्रंथ, ये प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 7वीं BC से लेकर के 8वीं AD तक का शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया गया था, नाम था उनका, एक पंडित थे, ठीक है, एक पंडित थे, उन्होंने 1925 में इसको प्रकाशित किया गया था, इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। 1925 में एक व्यक्ति थे, नाम था इनका गणपति शास्त्री। कौन, क्या नाम था? देखिए 1925 में गणपति शास्त्री के द्वारा, गणपति शास्त्री के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। प्रकाशित तो आप जानते होंगे प्रकाशित होता क्या है। देखिए, प्रकाशित का मतलब होता है इसको प्रकाश में लाया गया था। तो 1925 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। नाम है इसका आर्य मंजू श्री मूलकल्प। ये जानकारी किसके बारे में देते हैं? हर्षवर्धन के काल के बारे में जानकारी मिलती है इस पुस्तक से।
हर्ष के साथ साथ इसमें बौद्ध धर्म की प्रमुख जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक से उल्लेख मिलता है उन घटनाओं के बारे में, बुद्ध से जुड़ी हुई प्रमुख जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है, उनके जीवन में क्या क्या हुआ था उसकी भी जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। नाम है इसका आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इसके अलावा देखिए हर्ष ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। अभी हम स्त्रोतों की बात कर रहे हैं कि इनका स्त्रोत क्या है, जानकारी के स्त्रोत क्या क्या है, उनके विषय में अभी हम बात कर रहे हैं। अभी शासकों के बारे में नहीं आए हैं। इनकी मैंने एक आसान ट्रिक भी बताई थी आपको कि कौन सी आसान ट्रिक से इनके शासकों को याद किया जाएगा, अभी मैं बताऊंगा उसका भी, ठीक है। इसके अलावा हर्ष ने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों की बात करें तो हर्ष के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, ठीक है। कौन सी हैं? हर्ष के द्वारा लिखित पुस्तकें, कौन कौन सी है जो हर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, तो उनके अगर विषय में बात करें तो देखिए पहली पुस्तक आती है, नाम है इसका प्रियदर्शिका। फर्स्ट की बात करें तो प्रियदर्शिका, ठीक है जी। प्रियदर्शिका, इसके लेखक तो आप जानते हैं, इसका लेखक कौन है? प्रियदर्शिका मैंने ऊपर नाम भी लिख दिया, हर्ष इसके प्रमुख लेखक थे, याद रखना, पूछ लिया जाए तो हर्ष के द्वारा लिखी गई ये प्रमुख पुस्तक थी। और इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? देखिए एक शासक थे, उद्यन शासक, ठीक है, एक वत्सराज उद्यन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? वत्सराज उद्यन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वत्सराज उद्यन के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, हमें इस पुस्तक से वत्सराज उद्यन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आपने वत्स सुना होगा, वत्स एक महाजनपद था, राजधानी थी इसकी कौशाम्बी, 16 महाजनपदों में से एक था और बाद में खत्म नहीं हुआ था, मगध ने इस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन नाम फिर भी रहे थे। आप इनको जानते हो आज वत्स के अंतर्गत जो आता था आधुनिक, यानी आप वर्तमान में इलाहाबाद को आप देखते हैं, इलाहाबाद तो वहीं पर था वत्स। यहाँ का शासक था उद्यन के विषय में हमें जानकारी मिलती है। प्रियदर्शिका थी, प्रियदर्शिका किसने लिखी थी? हर्ष ने लिखी थी। हर्ष के पुस्तक से प्रियदर्शिका, इसी से हमें जानकारी मिलती है कि वत्सराज उद्यन के विषय में जानकारी, संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। दूसरी जो पुस्तक थी हर्ष की, इसका नाम था, ठीक है, दूसरी पुस्तक थी नागानंद, ठीक है। देखिए नागानंद की बात करें तो ये बौद्ध ग्रंथ था, ये प्रमुख बौद्ध पुस्तक थी, बौद्ध धर्म पर आधारित एक प्रमुख पुस्तक है। क्या है जी? बौद्ध धर्म पर आधारित प्रमुख पुस्तक, ठीक है, बौद्ध धर्म पर आधारित प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, और इसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख जानकारी मिलती है हमें कि हर्ष ने किस प्रकार से बौद्ध धर्म अपनाया था, क्या क्या उसके जीवन में घटनाएं घटी थी बौद्ध धर्म से संबंधित, ह्वेंसांग कैसे भारत आया, क्यों आया था, किस उद्देश्य से भारत आया था। तो ये एक नागानंद एक पुस्तक है हर्ष की, और इससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और देखिए इसके अलावा एक पुस्तक का उल्लेख और मिलता है, हर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसका नाम है रत्नावली, ठीक है। क्या नाम है? रत्नावली। तो एक पुस्तक का उल्लेख और मिलता है जो हर्ष के द्वारा लिखी गई थी, उसका नाम है रत्नावली। क्या नाम है जी? रत्नावली, ठीक है, रत्नावली। रत्नावली से हमें क्या उल्लेख मिलता है? देखिए रत्नावली की बात करें तो देखिए रत्नावली से वत्सराज उद्यन व रानी वासवदत्ता की प्रेम कहानी का हमें उल्लेख मिलता है, कि प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है। यानी जो रत्नावली लिखी गई थी इसमें किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? रत्नावली की बात करें तो इसमें वत्सराज उद्यन व रानी वासवदत्ता का प्रमुख उल्लेख मिलता है, प्रमुख प्रेम कहानी का इसमें उल्लेख मिलता है कि वत्सराज उद्यन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी इसमें उल्लेखित की गई है। यह हर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी।
तो साहित्यिक स्त्रोतों की बात करें तो पहला आता है प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली, और इससे पहले मैंने 3 पुस्तकें भी बताई आपको, वो ग्रंथ हैं और उनके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, एक हर्षचरित है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। एक कादम्बरी है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक दशा का इसमें उल्लेख मिलता है कादम्बरी में। और देखिए एक थी आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इसमें जानकारी मिलती है हमें, बौद्ध धर्म था, प्रमुख बौद्ध ग्रंथ था, जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। कहाँ से? 7वीं शताब्दी बीसी से लेकर 8वीं AD तक हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक नाम क्या था उनका, मैंने बताया था। ठीक है, गणपति शास्त्री के द्वारा 1925 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, आर्य मंजूश्री मूलकल्प को। उसके अलावा हर्ष की प्रमुख 3 पुस्तकें, रत्नावली, प्रियदर्शी का नागानंद, इनके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है वो आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। इसके अलावा देखिए जो एक और आता है जानकारी का प्रमुख स्रोत, तो वो था आपका विदेशी यात्री का विवरण। ठीक है, विदेशी यात्रियों की बात करें तो देखिए इनमें जो आता है ह्वेंसांग भारत आया, ह्वेंसांग। ठीक है, ह्वेंसांग भी आता है, ह्वेंसांग भी आता है। ये भारत आए थे, कब आए थे? ये आए थे 629 AD में। कब आए थे जी? 629 AD यानी ईसवी में आए थे ये। 629 ईस्वी में भारत आए और कम से यहाँ पर रहे थे 645 तक भारत रहे, और यहाँ पर रह करके इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करी, और बाद में 645 में अपने चीन वापस लौट गए। तो इन्होंने भी काफ़ी पुस्तकें, इन्होंने 1-2 ग्रंथ लिखे थे, उनसे हमें जानकारी मिलती है। इनके यात्रा विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है कि हर्ष का शासनकाल कैसा था, इसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है कि हर्ष का शासनकाल कैसा था, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती थी, इन्होंने क्या क्या आयोजन किया थे। तो इनके बारे में एक यात्री और आया था, लेकिन वो जो हर्ष का शासनकाल नहीं था, लेकिन एक यात्री और आया था, नाम था इसका इति सिंह। ठीक है, इति सिंह। ठीक है, ये कब आया था? 670 में। कब आए थे जी? 670 AD में ये भारत आए, और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ही थे। ये भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारत आए और बाद में वापस चले गए, क्योंकि आप देखेंगे उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। बौद्ध धर्म अपने बहुत बड़े स्तर पर, शिखर पे ऊंचा उठा हुआ था उस समय। अभी भी है, आप देखेंगे भारत को छोड़ करके अन्य देशों में बौद्ध धर्म अभी भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वास्तविकता, धार्मिकता सबसे ज़्यादा तो पाई जाती है बौद्ध धर्म में, एकदम क्लियर है बौद्ध धर्म। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर देशों ने बौद्ध धर्म को अपना रखा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत अधिक देश ऐसे हैं, जैसे कि आपका चाइना में कम से कम आपको 70% आबादी आपके बौद्ध धर्म में पाई जाएगी। बहुत लोग मानते हैं उसको। आप देखते हैं आप तिब्बत में चले जाइए, और तिब्बत के साथ साथ आपको दिखाया, तिब्बत में पूरा बौद्ध धर्म से संबंधित है, पूरा का पूरा तिब्बत। ठीक है, उसके बाद आप देखिए थाईलैंड चले जाइए, पूरे का पूरा बौद्ध धर्म से संबंधित है। शाखा वहाँ पे है, शाखा बटी हुई है, महायान और हीनयान शाखा है। तो कुछ लोग महायानी को मानते हैं, कुछ लोग हीनयानी को मानते हैं। देखिए जहाँ पर बौद्ध धर्म में आपको महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा का संकेत मिला है, तो समझ लीजिए वहाँ पर जो वो शाखा है वो महायान शाखा है। क्या है? महायान शाखा है। और जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, केवल बौद्ध महात्मा बुद्ध को यूं ही मानते हैं, पुरुष के रूप में पूजा करते हैं, पुरुष के रूप में उन्हें मानते हैं, तो वो शाखा हीनयानी शाखा है। ठीक है, हीन का मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, हीन का मतलब होता है तुच्छ या कुछ बेकार। यान का मतलब होता है गाड़ी। तो ऐसी गाड़ी जिसको हम खींच रहे हैं जबरदस्ती। और महान का मतलब होता है अच्छी। यान का मतलब होता है गाड़ी, ऐसी गाड़ी जो पार निकाल दे। ठीक है, तो याद रखना, हीनयान महायान को लेकर के चलिए। तो ये प्रमुख भारत आए थे, यात्रा पर आए थे, इन्होंने कुछ अपने अपने ग्रंथ लिखे और इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से? इसके पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलिए आइए अब देखते हैं, अब चलते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश पे। देखिए, और देखिए इसके शासकों को याद करने की ट्रिक अभी मैं बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से आप इनके शासकों को याद करोगे। देखिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, उस पर मैंने ट्रिक बताई थी इसके शासकों को याद करने की ट्रिक, क्योंकि हर्षवर्धन का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है, शासक पूछ लिए जाते हैं इससे भी। तो इसमें मैंने कहा था पूरा है नाप, पूरा है नाप, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, या नाप पूरा है, नाप पूरा है। ये मैं ट्रिक वहां बता ही चुका हूं, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं जाकर के, वहां पे आपको ये ट्रिक मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको क्रम से ही याद करना है कि क्रम से एक शासक याद करने हैं, तो क्रम से एक शासक याद करने का तरीका ये होता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, पूना में पर है। ठीक है, कैसे? पूना में पर है, या पूना पर है, मैं को छोड़ दीजिए, पूना पर है, आप ऐसे तरीके से याद कर सकते हैं, पूना पर है। ठीक है, देखिए अब कैसे कैसे आप याद करेंगे। पैसे हो जाएगा, पू से हो जाएगा पुष्यभूति, क्या हो जाएगा जी?
पुष्यभूति, क्रम से याद करने का तरीका, क्रम से कौन कौन से शासक आए। पुष्यभूति, ना से हो जाएगा ठीक है नरवर्धन, नरवर्धन। आ से हो जाएगा आदित्यवर्धन, क्योंकि आता है ये, ठीक है, आदित्यवर्धन आता है, याद रखना, ठीक है। आ से हो जाएगा, ये जो आ लगा हुआ है, आ से हो जाएगा आदित्यवर्धन, ठीक है। कैसे हो जाएगा प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। और देखिए रे से हो जाएगा राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। और है से हो जाएगा, है से हो जाएगा हर्षवर्धन। आप इनको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, वहां शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया, ना पूरा है उस तरीके से याद कर सकते हैं, वो क्रम से नहीं है, लेकिन ये क्रम से है। पूना पर है, पू से हो जाएगा पुष्यभूति, जो क्रम से प्रमुख शासक आए। पहले पुष्यभूति आया, उसके बाद नरवर्धन आया। नरवर्धन से पहले एक शासक और आता है जिसका नाम होता है राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन प्रथम आता है, बहुत लंबा शासनकाल चलता है इनका, ठीक है, लगभग 30 सालों तक इनका शासनकाल चलता है। उसके बाद आदित्यवर्धन आता है, फिर प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा होता है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के बाद छोटा बेटा होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद इनकी एक बहन होती है, नाम होता है उसका राज्यश्री। राज्यश्री जिसका विवाह कन्नौज के मोकरी वंश के शासक, ठीक है, ग्रह वर्मा के साथ होता है। बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है देवगुप्त के द्वारा और शशांक के द्वारा। शशांक भी आएगा बंगाल का, ठीक है, आपने गौंड सुना होगा, गौंड, कुछ लोग अभी भी गौंड लगाते हैं, तो वही, ठीक है, उन्हीं के वंशज, ठीक है, गौंड वंश सुना होगा आपने, गौंड। बहुत से अभी देखते होंगे आपके ठाकुरों में राजपूत भी लगाते हैं, राघव लगाते हैं, परमार लगाते हैं, गौंड भी लगाते हैं, तो वो वही गौंड थे, गौंड वंश का शासक था, नाम था उसका। ये बंगाल में इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना करी थी, अपने, ठीक है, राज्य की स्थापना करी थी, नाम था इसका शशांक, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरीका है याद करने का। और बड़ा बेटा होता है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन छोटा बेटा होता है। जब राज्यवर्धन की मृत्यु होती है तो उस समय हर्ष की जो आयु होती है वो 16 वर्ष होती है, तो 16 वर्ष की आयु में शासक बनता है, बदला लेता है फिर बाद में जाकर के किससे, देवगुप्त से और शशांक से, ठीक है। तो ये क्रम से याद करने का तरीका है, ठीक है। आप इनको एक बार शासकों को वैसे देख लीजिए कि कौन कौन सा क्रम से कौन कौन सा शासक आया, ठीक है। क्रम से शासकों की बात करें तो देखिए पहले पुष्यभूति आए थे। कौन आए थे? पुष्यभूति। और इनका शासनकाल कितना चला था? देखिए पुष्यभूति के शासनकाल को लेकर के संदिग्ध शासनकाल है इसका। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद नरवर्धन आते हैं, ठीक है, नरवर्धन आते हैं, ठीक है, अभी मैंने ट्रिक बताई थी, नरवर्धन आते हैं। इनका जो शासनकाल चलता है, देखिए इनका शासनकाल 505 से शुरू होता है। कब से होता है? 505। वैसे देखा जाए 505 से लेकर 525 एडी तक इनका शासनकाल रहता है। 505 से लेकर के 525 तक नरवर्धन का शासनकाल रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इनके पहले नाम आता है राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन फर्स्ट आता है, ठीक है, फर्स्ट आता है। इसका शासनकाल चलता है 525 से लेकर के, ठीक है, 555 एडी तक इनका शासनकाल चलता है। तो हर्षवर्धन का शासनकाल से पहले भी शासनकाल चला था इनके, ठीक है, पूर्वज थे। उसके बाद आता है आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन आते हैं। आदित्यवर्धन का शासनकाल कब से कब तक चलता है जी? 555 से लेकर के 590 एडी तक इनका शासनकाल चलता है। देखिए काफी लंबा समय चलता है इनका शासनकाल। आदित्यवर्धन के बाद मैंने बताया था प्रभाकर वर्धन आते हैं। कौन आते हैं? प्रभाकर वर्धन, ठीक है। फिर आते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के शासनकाल की बात करें तो देखिए इनका शासनकाल कब से कब तक चलता है? इनका शासनकाल चलता है 590 से 90 एडी से लेकर के 605 एडी तक इनका शासनकाल चलता है। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, स्वतः इनकी मृत्यु होती है। इसके बाद इनका बेटा, बड़ा बेटा, नाम होता है राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन सेकंड भी कह सकते हैं, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन शासक बनता है और केवल मात्र 1 साल भी नहीं होती है, कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए शासक बनता है। मृत्यु कर दी जाती है, उसके धोखे से उनकी मृत्यु कर दी जाती है। किसके द्वारा? शशांक के द्वारा और देवगुप्त के द्वारा। देवगुप्त कौन था? मैंने बताया था उत्तर गुप्तों का एक शासक था ये। उत्तर गुप्त काल मालवा और मगध वाले क्षेत्र में शासन करते रहते हैं।
धोखे से ये मार देते हैं किसको, पहले गृहवर्मन को मारते हैं। गृहवर्मन की मृत्यु का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जाता है, राज्यवर्धन को भी धोखे से मार देते हैं। राज्यवर्धन पहले देवगुप्त को हरा देता है, मारने वाला होता है शशांक आ जाता है। शशांक कहता है कि छोड़ दीजिए, मित्रता कर लेते हैं, जो हो गया सो हो गया, हम आपकी बहन को छोड़ देंगे और आपके राज्य को, मतलब आपके जो जीजा को मारा था हमने, उसको, उनके राज्य जो हमने अधिकार कर लिया उसको भी वापस कर देंगे। राज्यवर्धन बात को सहमत हो जाते हैं, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब तो छोड़ो। धोखे से बुलाते हैं, दोनों जने मार देते हैं, राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। मात्र बहुत कम समय के लिए आते हैं, तो 605 से लेकर के 606, 605 एडी से लेकर के 606 एडी तक इनका शासनकाल होता है, ज़्यादा समय के लिए होता है। बड़े बेटे होते हैं प्रभाकर वर्धन के, उसके बाद हर्षवर्धन आता है। 606 एडी से लेकर के 647 तक इनका शासनकाल चलता है हर्षवर्धन का, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन आते हैं और हर्षवर्धन का शासनकाल चलता है 606 से लेकर के 647 एडी तक, और इनके शासनकाल में ह्वेंसांग भारत आया, ठीक है। तो ये इनका क्रम था प्रमुख शासकों का। तो आज उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, क्रम से चीज़ें आपको क्लियरली हो रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।